हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल के बेसिक कंपोनेंट्स कुछ हैं। जैसे आपको पता है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल ये अर्थ को रिटेन करने में काम आती है। एंड इसमें स्टेम, इसमें बेस स्लैब होता है। बेस स्लैब के दो कंपोनेंट्स, एक होता है टो, एक होता है हील। आपको जस्ट मैंने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि द टो इज सब्जेक्टेड टू सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, हील इज सब्जेक्टेड टू हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। एंड यहाँ पे एक एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है जो कि वॉल को लेफ्ट डायरेक्शन में बेंड करता है। अब ये इसका एक बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब इस बेसिक कंसेप्ट को लेके मैं इसका एक डिजाइन प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूं जो कि यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। सो एक क्वेश्चन आपको सामने दिया हुआ है। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1, दिस इज डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। अब इस क्वेश्चन का डेटा पहले आप रीड करेंगे। आप इस वीडियो को पॉज करिए एंड इस डेटा को रीड करिए, डेटा को प्रॉपर्ली समझिए एंड देन स्टार्ट करिए। सो इसका डेटा क्या लिखा है? डिजाइन द कैंटिलीवर, या फिर इसको बोलते हैं टी शेप्ड रिटेनिंग वॉल रिटेनिंग ड्राई ग्रैनुलर बैकफिल। मतलब इस वॉल ने एक बैकफिल को रोक के रखा है। द हाइट ऑफ द स्टेम, आपके पास हाइट ऑफ द स्टेम दिया हुआ है। हाइट ऑफ स्टेम कितना है? वो है 4 मीटर का। एंड द यूनिट वेट ऑफ सॉइल, मतलब उसकी डेंसिटी दी हुई है। यूनिट वेट का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ सॉइल कितना है? दैट इज 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। एसबीसी ऑफ सॉइल आपको दिया हुआ है, मतलब सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल दिया आपको, वो दिया है 200 किलो पास्कल, मतलब 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप बोल सकते हो। इसमें एक चीज मैं आपको देना भूल गया हूं, वो है फाई। फाई का मतलब होता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ये भी सॉइल की प्रॉपर्टी है। अगर आपको नहीं दी हुई क्वेश्चन में तो आप 30 डिग्री अज्यूम कर सकते हो। इफ द वैल्यू ऑफ फाई इज नॉट गिवन यू कैन अज्यूम इट एज 30 डिग्री। चलो ये हो गया। अब इसका एक मैं पहले रफ फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। विल बिगिन विथ स्टेप नंबर 1। पहले स्टेप में हम लोग निकालेंगे डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन। विल जस्ट फाइंड डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन। ओके, तो आइए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं रफ में। ये अपना रिटेनिंग वॉल है। दिस इज द बेसिक रिटेनिंग वॉल। ये इसका स्टेम है, ये टो, ये हील। ओके, अब मैं पहले निकाल रहा हूं डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन। तो ये है अपना ग्राउंड लेवल, दिस इज द ग्राउंड लेवल। एंड यहां से लेकर बॉटम तक का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, डीएफ। आपको डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन निकालने का फॉर्मूला याद रखना है, वो होता है क्यू अपॉन गामा 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई उसका होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या है? क्यू बाय गामा 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई उसका होल स्क्वायर। यहाँ पे क्यू का मतलब होता है एसबीसी, गामा का मतलब होता है यूनिट वेट। जो आपको गामा दिया ना, दैट इज द यूनिट वेट। ओके, सो आपकी एसबीसी कितनी है? द एसबीसी इज गिवन एज 200 किलो पास्कल। इट इज 200 बाय गामा इज 18, 1 माइनस फाई इज 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस फाई इज 30 डिग्री। आप इसको सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पे डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन निकालेंगे। डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन आता है आपका 1.23 मीटर। डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इज कमिंग आउट टू बी 1.23 मीटर। अब ये जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है ये 1 मीटर से बड़ा है, इट इज मोर देन 1 मीटर। 1 मीटर से मैंने क्यों कंपेयर किया? क्योंकि मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन होता है 1 मीटर का। 1 मीटर का मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है। आपका 1.23 आ रहा तो चल देगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो इट इज ओके। अगर मान लीजिए प्रॉब्लम में आपका डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 1 मीटर से कम आता है तो आप उसको 1 मीटर पे राउंड अप कर सकते हैं, बट अगर ज्यादा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ विल मूव टू स्टेप नंबर 2। विल फाइंड डायमेंशंस ऑफ रिटेनिंग वॉल। हम लोग रिटेनिंग वॉल के डायमेंशंस वर्कआउट करेंगे। डायमेंशंस ऑफ रिटेनिंग वॉल पार्ट ए, इसका सबसे पहला पार्ट देखेंगे। सबसे पहले आप चेक करिए हाइट ऑफ द स्टेम कितना है। हाइट ऑफ स्टेम वो है स्मॉल एच, वो आपको दिया है 4 मीटर, दैट इज गिवन एज 4 मीटर। अब इस हाइट ऑफ स्टेम के बेसिस पे
मैं वर्कआउट कर सकता हूँ इसका थिकनेस, किसका, बेस स्लैब का। ये अपना बेस स्लैब है, दिस इज योर बेस स्लैब, उसका विड्थ है b, उसका थिकनेस क्या है, स्मॉल t, और हाइट ऑफ स्टेम क्या था, ये स्मॉल h था। तो थिकनेस ऑफ बेस स्लैब आप निकाल लेंगे, दैट इज स्मॉल t, वो होता है बेटा 1/10 ऑफ हाइट ऑफ द स्टेम। ओके, जो स्मॉल t होता है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 1/10 ऑफ द हाइट ऑफ द स्टेम हम लेते हैं डिजाइन पर्पज से। तो इट इज 1/10 ऑफ हाइट ऑफ स्टेम, कितना है, वो है 4 मीटर, तो इंटू 4 करेंगे, ये आता है 0.4 मीटर। तो थिकनेस ऑफ स्टेम कितना आ रहा है, वो आ रहा है 0.4 मीटर। देयरफॉर अगर आपको स्मॉल h पता है, t पता है, तो आप इसका टोटल डेप्थ h निकाल सकते हैं, हाइट, यू कैन फाइंड टोटल h। तो टोटल हाइट ऑफ वॉल कैपिटल H क्या रहेगा, वो रहेगा स्मॉल h प्लस t। स्मॉल h है आपका 4 मीटर और थिकनेस कितना है 0.4, तो कैपिटल H कितना आता है, वो आता है 4.4 मीटर। तो द ओवरऑल हाइट ऑफ द रिटर्निंग वॉल इज कमिंग आउट टू बी 4.4 मीटर। यहां तक आपको क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं, विल मूव टू स्टेप डी। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, देयर इज नो इश्यू। नेक्स्ट स्टेप नंबर डी, अब हम निकालेंगे विड्थ ऑफ द बेस स्लैब। जो बेस स्लैब है उसकी विड्थ निकालेंगे, उसको हम बोलते हैं कैपिटल बी, दैट इज कैपिटल बी। ये आपको यहाँ पे बी दिख रहा है, दिस कैपिटल बी वी हैव टू फाइंड। दिस कैपिटल बी इज नथिंग बट, इसका एक रेंज होता है 0.5 टाइम्स कैपिटल एच से लेकर 0.7 टाइम्स कैपिटल एच तक के। दिस इज 0.5 एच से लेकर 0.7 कैपिटल एच। आपका कैपिटल एच कितना है, मतलब टोटल हाइट है, दैट इज 4.4 मीटर से लेकर 0.7 ऑफ 4.4 मीटर। तो यहाँ से आपका बी कितना आता है, तो बी विल बी 2.2 मीटर टू 0.7 इंटू आप अगर 4.4 करेंगे तो आता है 3.08 मीटर। तो दिस बी इज कमिंग आउट टू बी, आप अभी बी की जो रेंज है वो 2.2 से लेकर 3.08 के बीच में आ रही है, तो आप उसके बीच में कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। तो लेट अस से मैं यहाँ पे 2.5 मीटर ले लेता हूँ, आई विल टेक द बी इक्वल टू 2.5 मीटर। ओके, सी आपका जो बी का वैल्यू है उसका एक रेंज है 0.5 h टू 0.7 h। हमने क्या किया, हमने दोनों को वर्कआउट किया, 2.2 से 3.08, मैंने 2.5 मीटर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ई स्टेप, आपने जब विड्थ ऑफ द बेस स्लैब निकाल लिया बी, अब आप निकाल सकते हैं टो प्रोजेक्शन। वी विल फाइंड टो प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं स्मॉल ए। तो स्मॉल ए मतलब मैं यहाँ पे शो करता हूँ डायग्राम में, दिस इज स्मॉल ए, क्योंकि ये टो था ना अपना, इसको स्मॉल ए बोलते हैं। तो आप भी प्रॉपरली अपने डायग्राम में इसकी डिटेलिंग करिए। स्मॉल एच का मतलब होता है हाइट ऑफ द स्टेम, कैपिटल एच का मतलब होता है टोटल हाइट ऑफ द वॉल, टी का मतलब होता है थिकनेस, एंड ए का मतलब क्या है, टो प्रोजेक्शन। तो टो प्रोजेक्शन इज टेकन एज 1/3 ऑफ width of the base slab. So 1/3 of the width of the base slab is 2.5 मीटर, ये बनता है 0.83 मीटर। तो अब ये 0.83 बन रहा है, मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 0.8 मीटर पे राउंड अप कर लेता हूँ। आई जस्ट राउंड अप इनटू 0.8 मीटर। आप डिजाइनिंग में राउंड अप कर सकते हैं, कभी हायर साइड कभी लोअर साइड, देयर इज नो इशू। ओके, बिकॉज अभी आप यहाँ पर एक डिजाइनिंग का एक ऑप्शन है आपके पास, आप कोई चीज जब डिजाइन करते हो ना तो आपके आंसर्स मैच नहीं करते, सो यू कैन राउंड अप, डोंट वरी अबाउट इट। एफ, इसमें हम निकालेंगे लास्ट पैरामीटर, थिकनेस ऑफ स्टेम एट टॉप। अभी हम लोग इसमें स्टेम का थिकनेस जो है ना, जो टॉप पे है, मतलब ये जो आपको शो कर रहा हूं अभी, ये जो थिकनेस है हम लोग, ये हम लोग हमेशा अज्यूम करेंगे। कितना अज्यूम करेंगे हम लोग, 200 मिलीमीटर अज्यूम करेंगे। तो ये जो है ना, ये आपका फ्री एंड है, दिस इज द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर वॉल, दिस यू कैन अज्यूम मिनिमम, मिनिमम कितना है 200 मिलीमीटर। इसका बॉटम का थिकनेस मैं आगे में वर्कआउट करूंगा जब मैं डिजाइन ऑफ स्टेम करूंगा, बट आपको हाल फिलहाल के लिए टॉप का जो थिकनेस है वो आपको अज्यूम करना कितना, 200 मिलीमीटर। सो थिकनेस ऑफ स्टेम एट टॉप इज इक्वल्स टू 200 मिलीमीटर विच वी हैव अज्यूम्ड।
विच वी हैव अज्यूम्ड। ओके, तो यहाँ पे आपका स्टेप नंबर 2 खत्म होता है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि डायमेंशंस ऑफ रिटेनिंग वॉल कैसे वर्कआउट करना है। अब क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन मैं स्पेसिफाई करता हूँ कि कैंटिलीवर वॉल के डिजाइन में आपको बेसिक पैरामीटर्स कौन से हैं। एक स्टेम है और एक बेस स्लैब है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टेम का डिजाइन स्टार्ट करता हूँ अभी, कि स्टेम को डिजाइन कैसे करते हैं, फिर हम बेस स्लैब का डिजाइन पढ़ेंगे एंड देन उस पर चेक्स भी अप्लाई करेंगे। यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूरा क्वेश्चन कभी नहीं आता, दे विल आस्क फॉर डिजाइन ऑफ स्टेम और दे विल आस्क फॉर डिजाइन ऑफ टो और हील, इनमें से कुछ पूछता है। तो बट आपको एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको मैं चेक्स भी दे दूंगा, बट एग्जाम में आपको क्वेश्चन को रीड करना है, आपको कौन सी चीज डिजाइन करने के लिए बोली है आप वो पहले पढ़िएगा, उसके बाद ही डिजाइन करेगा। तो ये पहला प्रॉब्लम है हमारा, इसलिए मैं आपको इसका पूरा डिजाइन दूंगा, इसमें स्टेम, बेस स्लैब एंड उसके चेक्स भी हम लोग करेंगे। एग्जाम के जो आए हुए क्वेश्चंस है वो मैं आपको बाद में करूंगा, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका स्टेप नंबर 3 विच इज कॉल्ड डिजाइन ऑफ स्टेम। अभी हम स्टेम का डिजाइन करेंगे। अब स्टेम का डिजाइन मतलब वॉल का डिजाइन है, तो आप सबसे पहले एक बेसिक रिटेनिंग वॉल वापस से ड्रॉ कर लीजिए फटाफट। दिस इज द बेसिक रिटेनिंग वॉल। ओके, हमने कल एक बेसिक स्टडी किया था कि जो वॉल है वो लेफ्ट की ओर बेंड होता है। हमने कल डिस्कस किया ना एक्टिव अर्थ प्रेशर के बारे में। एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या करता है ना सॉइल का, वो सॉइल का जो एक्टिव अर्थ प्रेशर है वो वॉल को सॉइल से अवे भेजता है। मैंने कल डिस्कस किया था कि ये जो वॉल है दिस विल बेंड इन दिस फैशन, इट विल बेंड इन दिस फैशन। इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिव अर्थ प्रेशर की वजह से आपकी वॉल बेंड हो रही है। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर का जो डायग्राम है ना वो कुछ इस प्रकार बनता है, जिसको सिर्फ हम लोग स्टेम तक ही ड्रॉ करेंगे। ये स्टेम तक का इसका डायग्राम बनेगा एक्टिव अर्थ प्रेशर का। दिस इज एक्टिव अर्थ प्रेशर डायग्राम। ओके, नाउ सी, आपने ये जियोटेक 2 में पढ़ा होगा कि एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या करता है, वॉल को खुद से दूर भेजता है। मतलब इफ द वॉल मूव्स अवे फ्रॉम द बैकफिल, ये आपकी बैकफिल है, तो अगर वॉल इससे अवे जा रही है इसका मतलब एक्टिव अर्थ प्रेशर यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रहा है। तो आपने जियोटेक 2 में स्टडी किया था कि अगर आप इस डायग्राम का एरिया निकालते हो यू विल गेट द एक्टिव अर्थ प्रेशर PA। मतलब आपको फोर्स मिल जाएगा कि वो फोर्स जो इस वॉल पे लग रहा है एंड वॉल बेंड हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं PA। तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक नोट लिख लेता हूं, एक्टिव अर्थ प्रेशर pushes wall away from backfill। एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या करता है, वॉल को बैकफिल से दूर भेजता है। ओके, उसको बोलते हैं PA। अब इसका जो बेस का प्रेशर आता है ना वो आता है KA इंटू गामा इंटू ये हाइट कितनी है, ये हाइट है आपकी स्मॉल h, this height is small h, so KA gamma small h। So this is the pressure at the base of the wall which you have studied in Geotech 2। तो आई थिंक आपको ये फॉर्मूला पता होगा, अगर नहीं पता तो हाल फिलहाल के लिए आप इसको याद रखिए कि एक्टिव अर्थ प्रेशर में जो प्रेशर का वेरिएशन है बॉटम पे कितना आता है, KA गामा इंटू स्मॉल h। सबसे पहला हम लोग निकालेंगे एक्टिव अर्थ प्रेशर, विल जस्ट फाइंड एक्टिव अर्थ प्रेशर जिसको हम बोलते हैं PA, वी कॉल इट एज PA। अब if you want to find active earth pressure PA, you just have to find the area of earth pressure diagram, sorry active earth pressure diagram। अगर आप उस डायग्राम का एरिया निकाल लेते हैं ना तो आपको एक्टिव अर्थ प्रेशर मिल जाएगा। तो उस ट्रायंगल का एरिया आप चेक करेंगे, वो होता है हाफ, उसका बेस कितना है, उसका बेस है KA गामा H, दिस इज KA गामा H, और उसका हाइट कितना है, वो है स्मॉल h। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, हाफ KA
गामा एच का स्क्वायर। द एक्टिव अर्थ प्रेशर इज कमिंग आउट टू बी हाफ के ए गामा एच का स्क्वायर। इसको फ्यूचर प्रॉब्लम्स के लिए आपको याद रखना है कि एक्टिव अर्थ प्रेशर का डायग्राम होता है के ए गामा एच स्क्वायर बाय 2। रही बात के ए की, के ए का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट। ये प्रेशर का कोएफिशिएंट है, इसको हम लोग बोलते हैं के। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। मतलब 1 माइनस साइन फाइव की वैल्यू है 30 और यहाँ पर साइन की वैल्यू कितनी है, वो भी 30 है, फाइव की वैल्यू 30 है। तो अगर आप इसको वर्कआउट करते हो तो आपका आंसर आता है 0.33, जिसको आप 1/3 भी लिख सकते हो। यू कैन राइट इट एज 1/3। तो K is coming out to be 1/3. Okay. So Ka equal to 1/3. Therefore, I can find active earth pressure Pa. So Pa will be half Ka 1/3 है। गामा कितना है, गामा मतलब डेंसिटी होती है सॉइल की, वो है 18। आपका स्मॉल एच कितना है, वो है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप जब वर्कआउट करते हैं Pa का वैल्यू वो कितना आता है, एक बार आप क्रॉस चेक करेंगे। मैं भी वर्कआउट करता हूँ। सो it is half 1/3 into 18 into 4 into 4, that is 48. This active earth pressure is coming out to be 48 किलो न्यूटन, या था 48। अब ध्यान देना, रिटेनिंग वॉल में हर कैलकुलेशन पर मीटर के हिसाब से होता है। मतलब ये जो वॉल है आपकी, ये जो वॉल है, ये वॉल बहुत लंबी है, अलोंग द लेंथ आगे जा रही है। तो इतनी बड़ी वॉल को डिजाइन करना इकट्ठा पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका पूरा कैलकुलेशन पर मीटर के हिसाब से करते हैं। वी विल डिजाइन इट एज पर मीटर रूल। तो कोई भी बड़ी चीज हो, डैम हो गया या फिर रिटेनिंग वॉल हो गया, उसके सारे के सारे कैलकुलेशंस पर मीटर के हिसाब से होते हैं। मतलब उसका जो विड्थ है अलोंग द या फिर बोर्ड के परपेंडिकुलर, वो कितना रहेगा, दैट विल बी 1 मीटर। सो विड्थ विल बी हमेशा 1 मीटर रहेगा। किसके केस में, वॉल के केस में या फिर डैम के केस में। तो ये जो भी एक्टिव अर्थ प्रेशर है ये पर मीटर के हिसाब से है। तो मैं यहाँ पे पर मीटर नहीं लिखता हूँ, वो आपको एस हम रूल याद रखना है कि इट इज एज पर मीटर। ओके, तो दिस इज एक्टिव अर्थ प्रेशर। अब इस एक्टिव अर्थ प्रेशर को आप अल्टीमेट फोर्स में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसको डिजाइन फोर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको बोलते हैं अल्टीमेट। आप सबको पता है 48 जो भी आपका फोर्स आया, उसको आपको एक सेफ्टी फैक्टर गामा एफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो गामा एफ की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1.5। मतलब फोर्स को और बढ़ाया मैंने ताकि मेरा डिजाइन सेफ रहे। तो 48 इंटू 1.5 कितना आता है, दिस इज 48 प्लस 24, दिस इज 72 किलो न्यूटन। तो डिजाइन पर्पज से मैंने उसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया ताकि वो आगे सेफ रहे। क्या क्या मेरा एक्टिव अर्थ फोर्स का प्रेशर। अब हम वर्कआउट करेंगे कि उस फोर्स की वजह से इस सिस्टम पे कितना मोमेंट आ रहा है। सी अल्टीमेटली स्ट्रक्चर्स इज ऑल अबाउट द बेंडिंग मोमेंट। अगर आपके पास बेंडिंग मोमेंट है तो आप डिजाइन इजीली कर सकते हो। इफ यू डोंट हैव बेंडिंग मोमेंट यू कैन नॉट फाइंड स्टील। तो आपके पास फोर्स है, अब आप चेक करेंगे कि ये फोर्स किस तरीके से इसको बेंड कर रहा है। तो ये जो वॉल है ये कुछ इस तरीके से बेंड हो रही है, तो इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मिल रहा है बेंड होने के लिए, वो आप कैसे निकालेंगे, आप इस ट्रायंगल का सीजी निकालेंगे। तो इस ट्रायंगल का सीजी आता है बॉटम से h/3 पे। आप सबको पता है कि ट्रायंगल का सीजी उसके बेस से 1/3 ऑफ हाइट पे आता है। सो इफ यू वांट टू फाइंड द बेंडिंग मोमेंट, स्टेप नंबर बी, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट विच इज कॉल्ड mu। तो mu कैसे निकालेंगे, आपका फोर्स है P एक्टिव अर्थ प्रेशर अल्टीमेट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मिल रहा है, वो मिलता है h/3 का ट्रायंगल के सीजी के हिसाब से। तो इट इज h/3, तो ये आएगा 72 इंटू 4/3। तो 72 व्हेन मल्टीप्लाइड विथ 4/3 इट इज कमिंग आउट टू बी 96 किलो न्यूटन मीटर। तो आपका मोमेंट कितना आ रहा है, वो आता है 96 किलो न्यूटन मीटर। So this is the moment which is coming on the system.
अब इतने मोमेंट से आपका वॉल बेंड हो रहा है, ये अगर आपको मोमेंट मिल गया तो यू कैन फाइंड द डेप्थ, यू कैन फाइंड द स्टील। अब इसके बाद पूरा प्रोसेस सिंपल है। स्टेप नंबर सी, अब आपका जो डायग्राम है, इस डायग्राम के हिसाब से आपका टॉप का डेप्थ कितना था स्टेम का, वो था 200 मिलीमीटर। मैंने आपको बोला था कि इसका जो बॉटम का डेप्थ है वो मैं वर्कआउट करूंगा, तो अब उसको वर्कआउट करने की बारी आ गई है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल डी। ठीक है, तो कैपिटल डी कैसे वर्कआउट करेंगे, आप लोग लिखेंगे यहाँ पर थिकनेस ऑफ स्टेम एट बॉटम, बॉटम पे स्टेम का थिकनेस हम लोग निकालेंगे। तो वो वर्कआउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्टीमेट मोमेंट इक्वल टू लिमिटिंग मोमेंट कर देंगे। विल जस्ट इक्वेट द मोमेंट्स, एम यू इक्वल टू एम यू लिमिटिंग। आपको एम यू पता है, एम यू होता है 96 किलोमीटर, आपको दिया है, हमने वर्कआउट किया था। उसको आप न्यूटन मिलीमीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे, मतलब 10 की पावर 6 से आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एम यू लिमिटिंग का फॉर्मूला, अब आपको मैंने स्टील और कंक्रीट का ग्रेड दिया होगा, लेट मी चेक। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ग्रेड देना भूल गया हूँ। तो यहाँ पे कंक्रीट का ग्रेड आप M20 पकड़ लो और स्टील का ग्रेड Fe415 ले लीजिए। सो M20 ग्रेड है कंक्रीट का, तो FC के इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। M20 दैट इज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका स्टील का यील्ड स्ट्रेस कितना है, वो है 415 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। आपने ये सब चीजें आरसीसी में पहले ही पढ़ ली है, इसलिए हमको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। M20 ये कंक्रीट का ग्रेड है, 20 का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट विच इज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। Fe415 स्टील का ग्रेड है, जिसमें ये स्ट्रेंथ या फिर यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं इसको, ये है 415 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू फीड करेंगे। एम यू लिमिटिंग का फॉर्मूला Fe415 के लिए क्या था, फॉर Fe415 द फॉर्मूला वॉज 0.138 FC के BD का स्क्वायर। इट इज 0.138 FC की BD का स्क्वायर। आपको मैं Fe250 और Fe500 का भी फॉर्मूला लिख के देता हूँ। तो दिस इज 96 10 की पावर 6 इक्वल टू 0.138 FC के इज हाउ मच, विच इज 20। अब ये विड्थ है, मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था आपके सामने कि रिटेनिंग वॉल या फिर डैम, इसको हम लोग पर मीटर के हिसाब से डिजाइन करते हैं, मतलब 1 मीटर के लिए डिजाइन करते हैं। तो विड्थ हमेशा आपको क्या पुट करनी है यहाँ पर, आपको विड्थ हमेशा 1 मीटर मतलब 1000 मिलीमीटर ही पुट करनी है यहाँ पर। तो दिस इज 1000 मिलीमीटर इंटू स्मॉल डी का स्क्वायर। जब हम यहाँ पे स्मॉल डी वर्कआउट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इट विल बी अंडर रूट, क्योंकि डी का स्क्वायर है, तो 96 इंटू 10 का पावर 6 अपॉन कितना 0.138 FC के इज 20 इंटू 1000। तो बेटा ये आपका आंसर आता है 186.5 मिलीमीटर। तो स्मॉल डी इज कमिंग आउट टू बी 186.5। आपको पता होना चाहिए स्मॉल डी क्या होता है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। स्मॉल डी इज कॉल्ड एज इफेक्टिव डेप्थ। तो आपका स्मॉल डी निकल गया 186.5 मिलीमीटर। अब यहां पे आप अज्यूम करेंगे क्लियर कवर विच इज 40 मिलीमीटर। हम लोग वॉल में क्लियर कवर 40 मिलीमीटर का प्रोवाइड करते हैं, और लेट अस से बार का डायमीटर, जो स्टील हम लोग उसमें डालेंगे, उसमें स्टील का डायमीटर रहेगा 12 mm का, इट विल बी 12 mm। तो अगर आपको ओवरऑल डेप्थ निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड ओवरऑल डेप्थ, इफ यू वांट टू फाइंड ओवरऑल डेप्थ कैपिटल डी, तो आपको पता है आपने आरसीसी में पढ़ा था, वो होता है इफेक्टिव डेप्थ प्लस क्लियर कवर प्लस डायमीटर का हाफ रहता है वो। इट विल बी इफेक्टिव डेप्थ प्लस क्लियर कवर प्लस डायमीटर का हाफ। तो कैपिटल डी विल बी इक्वल टू आपका स्मॉल डी कितना, दैट इज 186.5 प्लस क्लियर कवर इज 40 प्लस डायमीटर का हाफ, मतलब 12 का हाफ करेंगे आप, तो वो कितना आता है, तो प्लस 40 प्लस 6, इट इज कमिंग आउट टू बी 232.5 mm। तो यहाँ पे आपका ओवरऑल डेप्थ कितना निकल के आता है, 232.5 निकल के आता है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको राउंड अप करेंगे एक हायर साइड पे, बिकॉज आप बॉटम की डेप्थ निकाल रहे हैं, तो बॉटम का डेप्थ आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो से इसको मैं राउंड अप करता हूँ कैपिटल डी को 300 मिलीमीटर पे। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको 300 पे राउंड अप कर सकते हैं, देयर इज नो इश्यू। तो टॉप का डेप्थ कितना अज्यूम किया था मैंने, 200 मिलीमीटर। बॉटम का डेप्थ मैंने 232 निकाला, बट उसको राउंड अप मैंने कितने पे किया, 300 मिलीमीटर पे। अब 300 मिलीमीटर के हिसाब से आप स्मॉल डी वापस से निकाल लो। सी आपको पता है कैपिटल डी क्या होता है, स्मॉल डी प्लस क्लियर कवर प्लस 5/2। तो बेटा आपका स्मॉल डी कितना होगा, कैपिटल डी माइनस क्लियर कवर माइनस 5/2, दिस इज 300। अब ये रिवाइज वाला लेंगे, 300 माइनस 40 माइनस 12 का हाफ, ये आपका आंसर आता है 254 मिलीमीटर। दिस स्मॉल डी इज कमिंग आउट टू बी 254 मिलीमीटर। ओके, सो आई थिंक आपको यहां तक क्लियर है। ये जो भी मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल डी प्लस कवर प्लस 5/2, ये आपने आरसीसी में ऑलरेडी पढ़े हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे डाउट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, देयर इज नो इशू। तो यहाँ से आपका स्मॉल डी निकल गया। अब इसका एक लास्ट स्टेप है स्टेम का, उसको मैं बोलता हूँ स्टेप नंबर डी। स्टेप नंबर डी हम करेंगे डिजाइन ऑफ मेन स्टील। विल गो फॉर डिजाइन ऑफ मेन स्टील। अब मेन स्टील के डिजाइन में आपको AST का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जो आपने RCC में पढ़ा था। वो होता है 0.5 FCK/Fy अपॉन 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK BD का स्क्वायर ब्रैकेट B इंटू डी। ये इसका AST निकालने का फॉर्मूला है मेन स्टील का। मेन स्टील बेटा एक ऐसा स्टील होता है जो एक्चुअल में बेंडिंग को रेजिस्ट करता है, इट विल रेजिस्ट बेंडिंग। ओके, जो भी स्टील में बेंडिंग होती है ना, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए हम लोग अपना स्टील यूज होता है। तो 0.5 FCK इज 20, Fy इज 415 ब्रैकेट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6। आपका MU कितना आया था आप चेक करेंगे, MU वॉज 96 किलोमीटर मीटर। तो इसको आप यहाँ पे फीड करेंगे 96 10 की पावर 6 अपॉन FCK है 20, विड्थ कितना है 1 मीटर, 1 मीटर मतलब 1000 मिलीमीटर। ये आपका डायमेंशंस स्टील निकालते वक्त न्यूटन मिलीमीटर न्यूटन पर mm स्क्वायर आपको ये फॉलो करना है। स्मॉल डी कौन सा लेंगे आप, स्मॉल डी आपको लेना पड़ेगा 254। आप ये 232 यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपने डेप्थ को रिवाइज किया था 300 पे, और 300 के हिसाब से स्मॉल डी कितना है, वो है 254। तो ये आपका रहेगा 254 का स्क्वायर रूट के अंदर है ब्रैकेट, ये 1000 इंटू 254। तो यहां से मैं AST वर्कआउट करूंगा। अभी आप लोग भी मेरे साथ वर्कआउट करिए। विल फाइंड AST। सो 0.5 इंटू 20 अपॉन 415 इंटू रूट के बाहर क्या है 1000 इंटू 254 इंटू ब्रैकेट में है 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू 96 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 20 इंटू 1000 इंटू 254 का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा ये आंसर आता है 1156.62, 1156.62। एक बार आप भी आंसर क्रॉस चेक कर लेना, शायद से मेरे से कभी गलती हो सकती है। यू कैन क्रॉस चेक ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे आप लोग बार का डायमीटर लेंगे कितना, 12 मिलीमीटर का। ओके, बार डायमीटर इज 12 mm, हमने पहले अज्यूम किया था। अब कभी भी याद रखना, रिटेनिंग वॉल हो गया, डैम हो गया, जो भी कंपोनेंट्स हम लोग पर मीटर के हिसाब से डिजाइन करते हैं ना, उसमें कभी भी नंबर ऑफ बार्स नहीं निकालते, उसमें हम लोग निकालते हैं स्पेसिंग। विल फाइंड स्पेसिंग ऑफ बार, विल फाइंड स्पेसिंग ऑफ 12 mm बार, 12 mm डाया बार। तो स्पेसिंग निकालने का फॉर्मूला होता है S इक्वल टू 1000 π/4 फाइ का स्क्वायर अपॉन जितना स्टील आपको लग रहा है। 1000 की यूज किया मैंने 1 मीटर लेंथ के लिए, π/4 फाइ का स्क्वायर ये एक बार का डायमीटर है, सॉरी एक बार का एरिया है, अपॉन स्टील, अपना जो स्टील टोटल लग रहा है AST वो हमने डिवाइड किया उससे। तो 1000 π/4, पाई है आपका 12 का स्क्वायर
अपॉन AST कितना है? AST है 1156.62, 1156.62, तो S is coming out to be how much? देखते हैं. So 1000 into pi by 4 into 12 का स्क्वायर अपॉन कितना है? 1156.62, तो ये अराउंड आता है 97.78 मिलीमीटर. तो इसको मैं राउंड अप कर सकता हूँ लोअर साइड पे. सी कभी भी स्पेसिंग को लोअर साइड पे राउंड अप करना और ऐसा राउंड अप करना कि मल्टीपल ऑफ 10 बने. तो 97 का लोअर 90 बन सकता है जो कि मल्टीपल ऑफ 10 भी है. ओके, सो विल प्रोवाइड 12 mm डाया मेन बार एट 90 mm सेंटर टू सेंटर. ये अपना स्पेसिंग है, 90 मिलीमीटर का अपना स्पेसिंग आ रहा है. हमारा बार का डायमीटर कितना है? वो है 12 mm का, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव सेट द स्पेसिंग. ओके, तो यहाँ पर मेरा मेन स्टील का डिजाइन खत्म हुआ. मैं आपको उसके फॉर्मूले लिख के देता हूँ एमई लिमिटिंग के, आप वो भी नोट कर लीजिए. एमई लिमिटिंग के तीनों फॉर्मूले आपको याद रखना है, कंपलसरी है. एक होता है 0.148 FC के BD का स्क्वायर, एक होता है 0.138 FC के BD का स्क्वायर, एक होता है 0.133 FC के BD का स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है FE 500 का, ये फॉर्मूला होता है FE 415 का, and this formula is for FE 250. This चीज you have to by heart because you have studied this in RCC. Okay, तो हमने यहाँ तक कंप्लीट किया है जिसमें हम लोगों ने मेन बार का डिजाइन we have completed. Now come to the last part of this stem is step number E, which is design of distribution steel. अब हम लोग distribution steel का डिजाइन करेंगे. We will design distribution steel. See, आपको ये पता रहना चाहिए, कंपलसरी है कि मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में फर्क क्या है. सी मेन स्टील क्या करता है ना, स्ट्रक्चर की बेंडिंग को रोकता है. अगर आपका स्ट्रक्चर बेंड हो रहा है ना तो उसको रोकने का काम मेन स्टील का है. बट जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है ना वो क्या करता है, इट विल एब्जॉर्ब या इट एब्जॉर्ब्स सेकेंडरी स्ट्रेसेस. ये कंक्रीट के अंदर सेकेंडरी स्ट्रेसेस को एब्जॉर्ब करता है. इट विल एब्जॉर्ब सेकेंडरी स्ट्रेस. कौन से सेकेंडरी स्ट्रेस है? लाइक टेम्परेचर. कंक्रीट पे जब टेम्परेचर के इफेक्ट्स आते हैं तो कंक्रीट एक्सपांड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है. तो उन सब चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का इस्तेमाल करते हैं. लाइक क्रीप भी एक है. क्रीप का मतलब क्या होता है? ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेन है जो कंक्रीट पे आता है ड्यू टू एजिंग. ठीक है, तो एक तरह की सस्टेन लोडिंग की वजह से जो भी क्रीप्स आते हैं आपके कंक्रीट में उसको हम क्रीप बोलते हैं. नेक्स्ट है श्रिंकेज, मतलब कंक्रीट में वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस आना, उसको हम लोग श्रिंकेज बोलते हैं. तो कंक्रीट में जो भी छोटे मोटे बदलाव आते हैं, जो भी छोटे मोटे स्ट्रेसेस आते हैं ना, उनको झेलने के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का इस्तेमाल करते हैं. तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए हम लोगों ने कोड ने दो फॉर्मूले दिए आपको, दैट इज AST मिनिमम के. इसका क्लॉज नंबर मैं आपको बाद में आपको बता दूंगा नेक्स्ट प्रॉब्लम में कि इसका क्लॉज नंबर कहाँ पर है. बढ़िया आपको इंडियन स्टैंडर्ड 456 में मिल जाएगा, इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000. ओके, आई लेट यू नो द क्लॉज नंबर इन द नेक्स्ट वीडियो. तो AST मिनिमम के दो फॉर्मूले हैं, एक है 0.15% ऑफ BD और दूसरा है 0.12% ऑफ BD. ये पहला फॉर्मूला है FE 250 का, दूसरा फॉर्मूला है FE 415 या फिर 500 का. ये आपको याद रखना है, याद नहीं रखना है बट आपको ये दिया हुआ है कोड में. ठीक है, सो इंडियन स्टैंडर्ड 456 सेज दैट द डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इज नथिंग बट द मिनिमम स्टील. क्योंकि ये मिनिमम स्ट्रेस कंसिडर कर रहा है, ले रहा है, तो आपको मिनिमम स्टील ही प्रोवाइड करना है. तो अब मैं अज्यूम करूंगा, आई विल अज्यूम से 8 mm डायमीटर बार है. हमारे पास क्या है? 8 mm का बार है और मैंने उसका ग्रेड ले लिया FE 415. हम लोग FE 415 का डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करेंगे. तो उसका AST मिनिमम आप निकाल लेंगे पहले. यू विल फाइंड AST मिनिमम. क्या था फॉर्मूला? 0.12% BD है, तो 0.12% ऑफ BD. यहाँ पे कैपिटल D का मतलब होता है ओवरऑल डेप्थ बेटा. कैपिटल D का मतलब होता है ओवरऑल डेप्थ. तो 0.12 अपॉन 100
विड्थ आपको 1000 मिलीमीटर लेनी है बाय डिफॉल्ट। कैपिटल डी ओवरऑल डेप्थ क्या लेंगे, ध्यान देना। अभी स्टेम में आपको डेप्थ मालूम है, एक ऊपर का डेप्थ वो है 200 मिलीमीटर, एक नीचे का डेप्थ जो मैंने अभी निकाला कितना आया था वो था 300 मिलीमीटर। तो आप क्या करेंगे, आप लेंगे दोनों का एवरेज, क्योंकि कभी भी याद रखना सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स में अगर आपको टैपर्ड सेक्शन मिलता है ना ऐसा वाला जिसमें एक डायमेंशन अलग है दूसरा अलग है, तो आप लेंगे एवरेज। तो 200 प्लस 300 का एवरेज लेंगे एंड देन आप आंसर वर्कआउट करेंगे। तो ये आएगा 0.12% ऑफ BD विच इज कमिंग आउट टू बी 300 मिलीमीटर स्क्वायर। तो आपका मिनिमम स्टील का एरिया कितना रहा है, मिनिमम स्टील इज 300 मिलीमीटर स्क्वायर विच इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस। ओके, तो नाउ विल फाइंड द स्पेसिंग। अब अभी आप निकालेंगे स्पेसिंग। तो स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार मैं लिख रहा हूँ, मैं डी बार शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डी बार डिस्ट्रीब्यूशन बार वो रहेगा 1000 π/4। फॉर्मूला आपका सेम है जो मैंने यहाँ पे यूज किया था, 1000 π/4 फाइव का स्क्वायर। यहाँ पे फाइव कितना है बेटा, डायमीटर है 8 का स्क्वायर अपॉन एरिया कितनी लग रही है, यहाँ पे एरिया लग रही है 300 मिलीमीटर स्क्वायर की। तो देखते हैं कितना था, 1000 इंटू π/4 इंटू 8 का स्क्वायर अपॉन 300 विच इज कमिंग आउट टू बी 167 पॉइंट हाउ मच 55 mm। इतनी स्पेसिंग आ रही है। तो आप इसको राउंड अप करेंगे 160 मिलीमीटर पे। मैंने आपको जस्ट अभी डिस्कस किया था कि जो भी स्पेसिंग आ रही है ना आपकी 167 165 जो भी हो, आप उसको लोअर साइड पे राउंड अप करेंगे इन मल्टीपल ऑफ 10। ओके, so this is the statement that is provide 8 mm dia distribution bar at 160 mm center to center, provide 8 mm diameter bar at the spacing of 160 mm center to center। तो यहाँ पर मेरा स्टेम का डिजाइन खत्म हो गया एंड अब हम लोग इसके बाद बेस स्लैब का डिजाइन स्टार्ट करेंगे। ठीक है,